IVM। आपने कभी गौर किया है कि दुनिया भर की सरकारें, अरे दुनिया छोड़िए, आपकी अपनी सरकार जब कोई पुल बनवाती है, जब कोई सड़क बनवाती है, कोई डैम बनवाती है, लंबे चौड़े हाईवे बनाती है, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, तो उसका पैसा कहाँ से आता है? बड़ी लागत होती है ऐसे प्रोजेक्ट्स की दोस्तों, लाखों करोड़ों में जाती है ऐसे प्रोजेक्ट्स की लागत। सरकार ये पैसा कहाँ से लाती है? क्या गरीब देशों की सरकार जिनके इतने टैक्स के आयाम नहीं हैं, वो पैसे कहाँ से उठाते हैं? और क्या होता है ये पूरा इक्का दुक्का इकोनॉमी का एक जंजाल जो आ करके कहीं ना कहीं आपसे भी जुड़ता है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिनव त्रिवेदी। पेशे से मैं एक बिजनेस जर्नलिस्ट हूँ, एक मीडिया एंटरप्रेन्योर हूँ। स्ट्रीट जर्नल्स नाम की कंपनी चलाता हूँ। स्ट्रीट जर्नल्स मेक्स ऑडियो विजुअल कंटेंट विच एनहांसेस योर कॉमन सेंस, और इक्का दुक्का इकोनॉमी पॉडकास्ट उसी का एक उदाहरण है। और आज के पॉडकास्ट पे ऐसे मुद्दे पे जो हमने हाईलाइट किया स्टार्टिंग में, क्रेडिट और डेबिट साइकिल कैसे काम करती है, सरकार कैसे लोन लेती है, इन मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं दक्षिता दास। Dakshita Das is a former Allied Service Officer and used to belong to the IRAS. दक्षिता जी स्पेशल सेक्रेटरी के तौर पर रिटायर हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। शी हैज़ वर्क विद द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फॉर ऑलमोस्ट अ डेकेड। लगभग 10 साल इन्होंने वित्त मंत्रालय के साथ काम किया था, और अब ये रिटायर हो चुकी हैं और पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट हैं। 2008 के क्राइसिस में दक्षिता जी वित्त मंत्रालय में थी भारत सरकार के साथ। तो दक्षिता जी से अच्छा बेहतर व्यक्ति इस वक्त हमको नहीं मिल सकता क्रेडिट साइकिल, सरकार की क्रेडिट साइकिल और डेबिट साइकिल समझाने के लिए। दक्षिता जी नमस्कार, स्वागत है आपका इक्का दुक्का इकोनॉमी पॉडकास्ट पर। नमस्कार अभिनव। सबसे पहले आप अपने तजुर्बे के बारे में प्लीज हमारे ऑडियंस को थोड़ा सा बताइए कि आपका बैकग्राउंड क्या है। मतलब मैंने छोटा सा एक इंट्रोडक्शन तो दिया है, पर डेफिनेटली हमारे ऑडियंस आपके बारे में जानना चाहेंगे, तो प्लीज टेल आवर ऑडियंस अबाउट योरसेल्फ। देखिए, मैंने जो सरकारी कार्यालयों में काम किया है वो आपके टॉपिक से बिल्कुल मेला जुला है। मेनली मैंने भारत सरकार के तकरीबन 13 बजट तैयार किए हैं और 2 रेलवे के बजट के किए हैं, और इनमें बोरोइंग का यानी कि कर्ज लेना एक बड़ा इम्पोर्टेंट उसका हिस्सा होता है। तो मेरा जो पहला फर्स्ट लव जिसे कहते हैं वो भारत का बजट है, और वो एक तजुर्बा रहा है मेरा। उसके साथ मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस, सड़कें बनाना, रेलवे बनाना, इसी तरह की भिन्न भिन्न एरियाओं में काम किया है। तो सबसे पहले एक आसान भाषा में हमारे ऑडियंस को आप बताइए कि मतलब एक सरकार जो होती है, ना सिर्फ हिंदुस्तान की बल्कि दुनिया भर में सरकारें कर्जा लेती हैं, क्रेडिट लेती हैं, और सरकार की ज़रूरत होती है क्रेडिट लेना। तो ये क्रेडिट सरकार कहाँ से लेती है? क्या बैंक से लेती है, या लोगों से टैक्स के माध्यम से लेती है, या फिर आगे की जनरेशन पर एक कर्जा लाद करके लेती है? किस तरीके से सरकार बोरो करती है, खासकर बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए? पहली बात तो यह है कि ये देयर इज नो डाउट कि सभी सरकारें कर्जे पर चलती हैं। परंतु क्या मात्रा होती है उस कर्जे की, वो भिन्न भिन्न जगहों में अपने तरफ से रहती है। जैसे कुछ हमारे देश हैं जो कि फॉरेन एड पर टोटली निर्भर रहते हैं, तो उनकी इकोनॉमी जो है 90% तक जाती है कि जहां तक उनकी कुछ आय नहीं है, इसलिए उनको व्यय के लिए बाहर से पैसा लेना है। जहां तक भारत की बात रही, या जैसे आपकी जो ज्यादा मजबूत इकोनॉमीज हैं, उनका सेंट्रल बैंक, जैसे कि हमारे लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो बॉन्ड्स इशू करता है, और बॉन्ड्स के आधार पर हम कर्जा लेते हैं। जब हमारा बजट बनता है तब हमारी एक बोरोइंग कैलेंडर कहते हैं उसको अंग्रेजी में, वो एक घोषित किया जाता है, और उस बोरोइंग कैलेंडर के अनुसार साल भर में भारतीय रिजर्व बैंक हमारे लिए कर्जा उठाता है। हमारी जो बोरोइंग है, जो कि इस साल पूरे बजट को सपोर्ट कर रही है, वो करीब 26% है। 26 से 35-36% जाती है। और भारतीय रिजर्व बैंक बहुत ही ध्यान से देखता है कि किस हद तक हम ये कर्जा ले सकते हैं।
तो हमारे यहाँ बहुत मजबूती है इस मामले में। जैसे कि आज की तारीख में इस प्रोग्राम से आने से पहले मैंने देखा कि हमारा कर्जा 2061 तक चल रहा है, यानी कि जी। आने की पीढ़ियों में ये बट गया है। 2061 तक हमारे पास कर्जे हैं, हमारी सरकार के पास, फिस्कली हमारे देश के पास कर्जे हैं 2061 तक। एम आई करेक्ट इन अंडरस्टैंडिंग? यस, पर मात्रा क्या है वो देखनी पड़ेगी। 2061 में बहुत ही कम है, लेकिन क्यों है वो समझना है। ये है कम इसलिए क्योंकि धीरे धीरे भारतीय रिजर्व बैंक देखता है किस हद तक हम इस कर्जे को ले सकते हैं। जैसे बॉन्ड इश्यू किया भारतीय रिजर्व बैंक ने 7 साल का, 5 साल का, 18 दिन का, 180 दिन का। आपकी क्षमता भी होनी चाहिए कि आप इसको उधार को अपने कर्ज को निभाएंगे। तो इसीलिए भारतीय रिजर्व बैंक देखती है और उसके राय अनुसार हमारा कर्जा फैलता है ताकि किसी एक वर्ष पर ज्यादा भार ना पड़े। आगे चलते हुए एक छोटी मात्रा हमारी फॉरेन एड से आती है। वो जैसे जाइका है, हमारा जापान के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है और वो हमारे काफी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में पैसा डाल रही है। हाई स्पीड कॉरिडोर हुआ, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हुआ, एडीबी हुआ, वर्ल्ड बैंक हुआ। इन सब से बहुत छोटी मात्रा में हम कर्जा लेते हैं और हम नेगोशिएट करते हैं कि किस हद तक हमें इसको और कैसे वापस करना है। जैसे आजकल हम चाइनीज डेट ट्रैप के बारे में बहुत कुछ समझते और पढ़ते हैं, तो अगर कोई भी देश आपको बहुत ज़्यादा फॉरेन एड देता है तो वो कहीं ना कहीं आपसे इक्विटी भी मांगेगा इन टर्म्स ऑफ एक्सेस टू इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ एक्सेस टू द कंट्रीज रिसोर्सेज। एकदम सही बात। तो दक्षता जी, ये आपने जैसे मैं अपने दोस्तों के लिए बता दूं, अपने दर्शकों के लिए, कि बॉन्ड जो होता है वो कोई भी सरकार आपको इशू करती है जब आप उसको लोन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेरे पास आते हैं और मुझे पैसे देते हैं तो मैं आपको एक लिख करके देता हूँ कागज में कि सो एंड सो फलाना फलाना आदमी ने मुझे 10,000, 1 लाख, 1 करोड़ रुपए दिए। वैसे ही सरकार भी आपको लिख करके देती है कि इस आदमी ने मुझे 100 करोड़ दिए, 10 साल बाद ये मुझसे इतने इंटरेस्ट पे 100 करोड़ वापस लेगा। उस पर 10% इंटरेस्ट हो सकता है, 12% इंटरेस्ट हो सकता है। इसको हम बॉन्ड यील्ड बुलाते हैं। जैसे आजकल इंटरनेशनल इकोनॉमी बहुत ज़्यादा मंझधार से गुजर रही है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई है, दुनिया भर की सरकारें बहुत परेशान हैं कि कैसे इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन को बैलेंस करें। तो ऐसा क्या दौर आता है जब हमको लगता है कि जो डेट सरकार ने लिया है वो एक हाई परफॉर्मिंग एसेट है, और ऐसा कौन सा दौर होता है जब सरकार के ऊपर लोगों का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है और लगता है कि सरकार अपने कर्जे जो है वो वापस नहीं दे पाएगी? और लोगों को ऐसे ये कैसे समझ में आता है कि सरकार पैसे वापस दे पाएगी या नहीं दे पाएगी? देखिए जनाब, पहली बात तो यह है कि भारत इस मामले में बहुत ही मजबूत है जी। तो ये हमें इसके बारे में हमारी समझ आएगी और देशों से। जैसे हमने श्रीलंका की अभी क्राइसिस देखी है, प्रबल नहीं थी, इसीलिए ये क्राइसिस आई रीपेमेंट की। इसीलिए उन्होंने और संस्थाओं से कहा कि हमको लोन दीजिए, किसी तरीके से कुछ करिए हमको सपोर्ट, ताकि हमारा गुजारा हो जाए। कुछ ऐसे देश हैं जिसमें कि उनके बॉन्ड जो हैं उन्होंने फॉरेन मार्केट को भी खोल दिए हैं। ये क्या हो जाता है कि अब हम एक ग्लोबल इकोनॉमी में आ गए। ग्लोबल इकोनॉमी का मतलब है कि जो चीज कहीं हो रही है उसका असर हमारे ऊपर, जैसे दिल्ली में बैठे, लखनऊ में बैठे, कानपुर में बैठे, कहीं पर भी बैठे हो सकता है। तो ग्लोबल इकोनॉमी में जहां सेंसिटिविटी आ जाती है वहां तुरंत इकोनॉमी पर अटैक होता है। दूसरी बात यह है कि कोई भी हर कर्जा बुरा नहीं होता है। वो कर्जा जो कि एक आपको लॉन्ग टर्म एसेट देगा वो बहुत ही बेहतरीन है। जैसे आप अपना हाउस बिल्डिंग एडवांस लेते हैं, भाई आपके एंड में एक एसेट आएगा। आप एक कर्जा ले सकते हैं अपनी दाल रोटी खरीदने के लिए, एक आप कर्जा ले सकते हैं एसेट बनाने के लिए। और वो जो एसेट क्रिएशन का कर्जा होता है वो देश को भी पता चल जाता है और देश की सो कॉल्ड बैलेंस शीट में दर्शाया जाता है कि भाई ये कर्जा जो है आपका प्रोडक्टिवली यूज हो रहा है। सड़कें बन रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, ब्रिज बन रहे हैं, जो भी बन रहा है, पर उससे क्या होगा, आपकी आय बढ़ेगी और उससे आपका रिटर्न आएगा। वक्त के साथ स्पष्ट हो जाता है कि आपके देश के पास आय है कि नहीं। अगर प्रोडक्शन आपका डाउन होगा तब आपका कॉर्पोरेट टैक्स नहीं आएगा, आपका इनकम टैक्स नहीं आएगा। जैसे ही आपका इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स नहीं आएगा, आपकी खतरे की घंटियां बजने लगेगी। मेन चीज है कि इकोनॉमी स्टेबल है,
तो आपका जो कर्जा ले रहे हैं उसकी बुनियाद बहुत ही ठीक है। अब क्या होता है कि हम आमतौर पे न्यूज़ सुनते हैं कि सरकार ने 5 बिलियन का लोन उठाया इन सड़क बनाने के लिए या फिर ब्रिज बनाने के लिए या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या फिर एसईजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने के लिए। इसका कॉन्सिक्वेंस आगे आने वाली जनरेशन के ऊपर कैसा होता है? मतलब जैसा कि अभी आपने बताया 2061 तक हमारे पास लोन्स हैं, कुछ अच्छे हो सकते हैं, कुछ बुरे हो सकते हैं। तो अगर हम फ्यूचर जनरेशन के लिहाज से पूछें तो उनको किस चीज़ों से सजग रहना चाहिए कि नॉट ओनली एनी पर्टिकुलर गवर्नमेंट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफ द डे, बट आम तौर पे सरकार जब लोन उठाए या फिर डिस्पर्स करे तो आम आदमी को किस तरीके से सजग होना चाहिए, स्पेशली यंगर जनरेशन को, क्योंकि अल्टीमेटली ये कर्जा शायद उनकी जेब से ही जाएगा आगे आने वाले समय में। मैं वित्त मंत्रालय में थी जब 2008 वाली क्राइसिस हुई थी और तब हमने एक्सपेंडेड एक्सपेंडिचर किया था और तकरीबन 1-1.5 लाख करोड़ तक का हमने बोरोइंग ज्यादा करी थी। अब आप देखिए 2008 से हम 2022 में बैठे हैं और उसका हमारे ऊपर इम्पैक्ट नहीं है। तो जहां तक इंडिया की बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर बोरोइंग एक बहुत ही अच्छी चीज है। आप 6-7 साल के लिए बोरो करिए, आपकी सड़कें आमतौर से 3-4 साल में बन जाती हैं, बशर्ते ये ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट हो। आपकी रेलवे लाइन बन जाती है 8-9 साल में। और आज की तारीख में देश में बहुत बड़ा प्रयास है गति शक्ति के माध्यम से कि आप मल्टी मोडल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फास्ट ट्रैक कर रहे हैं। तो जहां तक ये कर्जा है, ये कर्जा आपका कुछ ही दिनों में रिटर्न देने लगेगा। और जैसी रिटर्न आएगा वैसी आपके बजट में रेवेन्यू आ जाएगी और जैसी रेवेन्यू आएगी वैसी आपका कर्जा कम हो जाएगा। और यदि हाल में आपने गौर किया होगा, हमारे जो वित्त सचिव हैं सोमनाथन जी, उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट दिया था कुछ हफ्ते पहले। उन्होंने कहा कि हमने टाइटर रिलीज ऑफ मनी किया है किसी प्रोग्राम के द्वारा, जिसके कारण हमारे पास ना ही सरप्लस आ गया है परंतु हमने बोरोइंग भी कम कर दी। तो काफी रिफॉर्म हो रहा है सरकार में। मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही क्लेवर स्टेटमेंट था। इसका मतलब ये है कि आज की तारीख में टेक को लेकर और कई नई चीजों को लेकर हमारे यहाँ बेटर एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट हो रहा है। तो एक तरफ अगर आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सही हो, दूसरी तरफ आपका एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट दुरुस्त हो, तो जनाब आपका कर्जा इतना भारी नहीं होगा। कुछ स्पेशल फैक्टर्स होते हैं, जैसे अभी कोविड आ गया, रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, ये सब थोड़े से अनप्रेडिक्टेबल से सिचुएशंस रहते हैं जिनको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में सरकार के ऑफकोर्स बहुत सारे टूल्स होते हैं लोन उठाने के, पर अगर सरकार किसी कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व है, जियो पॉलिटिकल या ग्लोबल, मैं इस आज के दिन की सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, बट इन जनरल अगर किसी देश की सरकार किसी कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व है तो क्या उसकी लोन रिपेमेंट एबिलिटी या फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ पे फर्क पड़ता है? बिल्कुल 100%। मतलब आज की तारीख में मैं यूक्रेन की फाइनेंस मिनिस्ट्री में काम करना ही नहीं चाहूंगी। ओके दैट इज एन एक्सट्रीम एग्जांपल। लेकिन आप देख रहे हैं, देखिए कोविड महामारी ने इतना इम्पैक्ट नहीं किया। कोविड खत्म होने के बाद हुआ है। जैसे श्रीलंका एक क्लासिक केस है। श्रीलंका चलता रहा, ठीक इकोनॉमी चलती रही, लेकिन इनका जो जैसी टूरिज्म ड्राई अप हुआ, इनकी रेवेन्यूज ड्राई अप करी, जिसके कारण इन पर इकोनॉमिक इम्पैक्ट आया। दो चीजें होती हैं जब हम अर्थशास्त्र देखते हैं और पब्लिक फाइनेंस देखते हैं। एक होता है फिस्कल पॉलिसी जो कि आपकी बजट को चलाता है, एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी जो कि आपका सेंट्रल बैंक चलाता है। तो सेंट्रल बैंक की मुझे मानना है कि परेशानी ज्यादा होती है। इन्फ्लेशन रेट क्या होगा, कैसे आप मैनेज करें, और इस तरीके की परेशानियां आती हैं। पर बजट आपका जहां तक अर्ली सिग्नल है, क्योंकि जीएसटी कलेक्शन हाई है और 2-3 दिन पहले आपकी जो चेयरमैन सीबीडीटी है उन्होंने कहा है कि हमारा डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन हाई होगा। आपकी जो रेलवे की लोडिंग है वो बड़ी हुई है। तो अगर आय आ रहा है आपका, तो फिर आपका व्यय भी उस हिसाब से सुरक्षित है। बाय द टाइम वी आर रिकॉर्डिंग, ये उस डेट की बात हो रही है, शायद ये पॉडकास्ट जब आप सुन रहे हो तो ये डेट थोड़ी आगे खिसक जाए। दक्षता जी, आखिरी सवाल मेरा, इट इज़ नॉट ओनली मेंट फॉर द कंट्री लाइक इंडिया, मतलब किसी भी देश के लिए
जो कॉमन सिटीजन होते हैं या फिर आगे आने वाली जो यंग जनरेशन होती है, उनको किस बातों का ख्याल रखना चाहिए जब उनकी सरकार लोन उठाने जाए तो? क्योंकि इन दी एंड कहीं ना कहीं ये टैक्सेस के माध्यम से, अलग अलग माध्यम से जनता से ही वसूला जाता है पैसा। तो जो जनरेशन है, मैं इंडिया की स्पेसिफिकली बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे आपने बोला भी ऐसे आप यूक्रेन के वित्त मंत्रालय में आप काम नहीं करना चाहेंगी, तो यूक्रेन की पब्लिक या फिर यूक्रेन के जो सिटीजन्स हैं या फिर रशिया के जो सिटीजन्स हैं, उनको कुछ समझ में आता होगा अपनी सरकार के, मतलब उनकी सरकार के पैर कितने पानी में हैं, कितने मिट्टी में हैं, वगैरह वगैरह। तो अगर हम लोन की बात करते हैं तो कॉमन सिटीजन्स को किस तरह की अवेयरनेस होनी चाहिए? बीइंग एन IAS ऑफिसर, आई एम श्योर यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन ऑन दिस। किस तरह के एक एक्सपीरियंस या फिर एक ओपिनियन होना चाहिए जनता का, और कॉशन होना चाहिए जब उनकी सरकार बड़े लोन उठाने चाहे वो वर्ल्ड बैंक से हो, चाहे वो अपने एशियन डेवलपमेंट बैंक से हो, या कोई भी हो? तो अभिनव, सीधी सी बात है कि जब लोन नेगोशिएट हो रहा होता है तो कॉमन सिटीजन का रोल उसमें ना के बराबर होता है। लेकिन जो चीज हम देख सकते हैं वो है आउटकम। ये आपको सभी को मालूम होता है, आजकल तो ट्रांसपेरेंसी का जमाना है, सभी को मालूम है कि लोन उठाया जा रहा है। एज अ सिटीजन हमको अवेयर होना चाहिए कि वो लोन खर्चा उसका उचित और उपयुक्त चीज के लिए हो रहा है कि नहीं। अगर ABC के लिए लिया गया था तो ABC हो रहा है कि ये XYZ तक चला जा रहा है। वो आज की तारीख में आपके परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, आपके आउटपुट इंडिकेटर्स हैं, बहुत चीजें हैं। सरकार में डाटा की कमी नहीं है, लेकिन अगर आप एक अलर्ट यंगस्टर हैं इस देश के और देश के नागरिक हैं, तो ये आपके ऊपर डेफिनेटली बनता है कि आप इस चीज को ट्रैक करिए कि किस हद तक जो लोन या कर्जा उठाया गया है, खासतौर से कमर्शियल टर्म्स पर या जिसमें डॉलर का रीपेमेंट टर्म हो, वो उसका जो है आपका क्या आउटपुट है। ऑफ कोर्स कर्जे पे ही दुनिया की सरकारें चल रही हैं। इनफैक्ट मैं अपने ऑडियंस को बता दूं कि मोर देन 97% ऑफ द मनी वी सी इन द मार्केट इज क्रेडिट। तो वो क्रेडिट पे ही दुनिया चलती है, सरकार चलती है। और ऑफ कोर्स क्रेडिट रीपेमेंट क्रेडिट का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। अगर आप क्रेडिट रीपेमेंट नहीं कर पाते हैं तो आप और आपकी जनता दोनों त्रासदी में हैं। तो दक्षता जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ इस पॉडकास्ट पे जुड़ने के लिए और हमारे ऑडियंसेस को समझाने के लिए। शॉर्ट टर्म परेशानियां, लॉन्ग टर्म परेशानियां देश के सामने चलती रहेंगी और चलता रहेगा इक्का दुक्का इकोनॉमी पॉडकास्ट। दक्षता जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू फॉर हैविंग मी। Hello everyone, it's been another great week on the IVM Podcasts Network. On the Habit Coach podcast, we bring you a Pride Month special episode. Fertility specialist Dr. Yuvraj Jadeja talks to Ashton about safe queer sex practices. On the Filter Coffee podcast, Karthik speaks with Rahul Thappa, Managing Director of Naviga, on the watchmaker's craft. On Smarter with Sid, Siddharth ponders over how content creator PewDiePie manages to stay relevant. On Hansvani, a tribal woman takes a stand against her abusive husband in the story Var. And on Ek Chuski Finance, Priyanka highlights the importance of estate planning. We've got some exciting news for you. IVM Podcasts has just launched its merch, and our first line is out now. Head to the IVM Podcasts website and click on the shop tab to check out our first collection of t-shirts. Do follow us on social media. We are IVM Podcasts on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, do tell a friend. Also, don't forget to rate us on any platforms that you're listening on. And you can also check us out on YouTube. We're also doing a small listener survey to better understand how you respond to our shows and advertising on the network. We would really appreciate if you could spare a few minutes to fill it. It helps us build better shows for you. And finally, we would like to thank our sponsors this week. Capgemini, Intel vPro, and Intel. Future banao wonderful with Intel-powered laptops. Are you looking for finance products and services that can enhance your personal finance experience? Are you looking for a space to talk about your financial product or service? And are you looking for a crisp talk show where the conversation is all about money? Well, your search ends here. Hi. My name is Anupam Gupta and I'm host of the Paisa Vaisa podcast, and I invite you for the conversation about your personal finance on each Monday on the IVM Podcast app or the website or on any podcast streaming platforms. See you folks.